तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्लास 10th जो सोशल साइंस है उनमें जो ज्योग्राफी पोर्शन है, ज्योग्राफी पोर्शन का पहला चैप्टर है संसाधन और उपयोग। उनमें से जो पहला इकाई उसको बांटा गया है, 5 पार्टों में बांटा गया है। तो पहला इकाई है प्राकृतिक संसाधन। तो उनमें आपके बुक में है प्राकृतिक संसाधन, और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं प्रत्येक चैप्टर को एनालिसिस कर दूंगा, विश्लेषण कर दूंगा, और क्वेश्चन आंसर एक ही बार में करा दूंगा, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, जबकि कम मेहनत में आपको अधिक नंबर दिलाने का प्रयास ही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए यहाँ पर है, इनको समझते हैं क्या है प्राकृतिक संसाधन। तो ये है कि देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या है, मृदा, पृथ्वी के ऊपरी पतल और संगठित परत। पृथ्वी के ऊपरी क्या है, पृथ्वी के ऊपरी पतल और संगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, मृदा। पृथ्वी के ऊपरी पतली और संगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं क्या कहलाते हैं, मृदा। मृदा निर्माण के लिए क्या क्या कारक है, तो उच्चावच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, ये सब क्या है मृदा कारक के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब आते हैं हम मृदा के प्रकार। देखिए मृदा के प्रकार आपको 8 प्रकार का ही पढ़ने के लिए मिलेंगे बहुत जगह, कहीं पर 4 प्रकार ही पढ़ाएंगे, कहीं पर 6। लेकिन इस बुक में जो दिया है, बुक से हम जो उठा करके आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि मृदा 6 प्रकार का। यहाँ पर मृदा 6 प्रकार क्या है, तो जलोढ़, इस अध्याय में बताया गया 6 प्रकार में जलोढ़, काली, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट, मरुस्थलीय और कहीं पर्वतीय भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय से हम जो भी बना है इंपॉर्टेंट वहाँ से उठा करके आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, लेटेराइट एवं मरुस्थलीय मृदा। तो चलिए जलोढ़ मृदा पे एक नज़र रखते हैं कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़। तो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा जलोढ़ मृदा कहलाता है। प्रमुख इसमें जो प्रमुख फसल उगाए जाते हैं तो गन्ना, चावल, गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं। अब काली मृदा का, तो इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठारी प्रदेश में बेसाल चट्टानों के विघटन से हुआ है। तो कैसे हुआ है, काली मृदा का जो निर्माण हुआ है दक्कन पठारी प्रदेश में बेसाल चट्टानों के विघटन से हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मृदा है। इसमें जो प्रमुख फसल उगाए जाते हैं वो है कपास एवं गन्ना। अब है आपके सामने काली एवं पीली मृदा। तो इस मृदा का विकास आग्नेय, चट्टानी तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। तो लाल एवं पीली मृदा का निर्माण कहाँ होता है, इस मृदा का विकास आग्नेय, चट्टानी तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। आगे है लेटेराइट मृदा। इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। लेटेराइट का कहाँ हुआ है, तो इस मृदा का जो निर्माण यथित अर्थात इस मृदा का जो विकास हुआ है उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। तो इसमें जो मुख्य रूप से फसल उगाए जाते हैं वो काजू है, और काजू सबसे अधिक जो उगाया जाता है कहाँ फ्रेंड्स, तो वो केरल में। चाय, कहवा, क्या क्या, काजू, चाय, कहवा, लेटेराइट मृदा। चलिए और क्या है, मरुस्थलीय मृदा। तो है कि मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में हुआ है। तो बालुई मिट्टी, सिंपल लिखा है कि बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों की मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों की मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इसका जो विस्तार है ना, तो राजस्थान में है, पश्चिमी हरियाणा में आपको है, और उत्तरी गुजरात के भागों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। चलिए भूमि का उपयोग देखिए, आपको डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। आपका बुक में ये ऑब्जेक्टिव सब यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, आप इनको सही से देखें। कृषि में लगा हुआ भूमि कितना प्रतिशत है, तो 48.83%, 48.83%।
पूछा जाएगा अकृषि और बंजर भूमि कितना है, तो 24.80%। कितना, 24.80%। पूछेगा वन, तो 23.54%, 23.54%। और चारागाह के लिए 2.83%। चारागाह के लिए कितना, 2.83%। अब है कि भारत के कुल क्षेत्र का जो है, भारत के कुल क्षेत्र का जो मात्रा है 54% भूमि कृषि योग्य। कितना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कितना परसेंट भूमि कृषि योग्य है भारत का, तो 54%, 54%। अब है कि भूक्षरण, भूक्षरण किसे कहते हैं या भूक्षरण क्या है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। क्या, तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। आपको जो कोई इंपॉर्टेंट लगे तो वो बुक में, कॉपी में आप लिख करके रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इनसे बहुत आपका इंपॉर्टेंट ही बनेंगे। भू संरक्षण, अब भू संरक्षण के बारे में पूछा गया है। तो भू संरक्षण है कि मिट्टी के कटाव तथा मिट्टी के कटाव, देखिए भू वहां पर है क्षरण और यहाँ भू संरक्षण, दोनों में डिफरेंट है, क्षरण और संरक्षण में। तो मिट्टी का कटाव था उसके उत्पादक को बचाव, यदि बचाव करेंगे तो संरक्षण है और बचाव नहीं कर रहे हैं तो वो क्षरण है। तो हम यहाँ संरक्षण है, यहाँ पर मेरा ध्यान दीजिएगा। मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादकता को बचाने अथवा रोकने की क्रिया क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं। और भू संरक्षण को आप कैसे रोक सकते हैं, तो समोच्च जुताई पर्वतीय क्षेत्र, पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि मैदानी क्षेत्र, वन रोपण अर्थात वन को अधिक से अधिक लगा करके ये फसल चक्रण करके आप भू संरक्षण को रोक सकते हैं। आपको यहाँ पर हम लिखाएंगे भी, जब वहाँ पर क्वेश्चन आंसर में भू संरक्षण को कैसे रोकेंगे, तो अधिक से अधिक आप वन को लगाएंगे और सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करेंगे, फसल चक्रण, तो ये सभी हुआ। चलिए, अब यहाँ पर है आपका जल संसाधन, आपका इसी में हम आगे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जल संसाधन भी आपको इसी में हम कंप्लीट कर देते हैं। तो जल संसाधन है, इसका इकाई ख है, इसी वीडियो में हम दोनों कर देते हैं। जल संसाधन, विश्व का कुल जल का 97.5 भाग महासागरीय है, 97.5 भाग महासागरीय है, खारा जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसको लवणीय भी बोलते हैं। और मात्र 2.5% जल है जो मीठा जल है, जिसको अलवणीय जल कहते हैं। तो हमारे पीने योग्य के लिए 2.5% को ही लिया जाए, अलवणीय। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह। हम यहाँ पर ख कर रहे हैं, जल संसाधन पार्ट 1 का ही है, इसमें बांटा हुआ, पहला प्राकृतिक, दूसरा है जल संसाधन। अब देखिए, जल संसाधन को भी होता है, दो भागों में बांटा गया, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत। तो देखिए, भूपृष्ठ पे क्या है, नदी, झील, तालाब, और भूमिगत तो भूमि के अंदर में है। और देखिए, इसको बहुउद्देशीय परियोजना को इसमें से थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि जल की विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजना को क्या कहते हैं। मतलब जल को हम विविध रूपों में, अनेक रूपों में जो प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने की विधि क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। इससे नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन और मत्स्य को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बाढ़ को नियंत्रण करना भी है। चलिए, यहाँ पर भी दिया है आपको तीसरा में, बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नदियों पर बनाए गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा गया है, तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। देखिए, जल का उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जल के विविध उपयोग में है कि बाढ़ नियंत्रण में, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोक, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, परिवहन एवं मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन और जल कृषि और सिंचाई। तो जल संकट, देखिए आज के दौर में जल संकट पे हम चर्चा करते हैं। जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल की अति दोहन से, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स,
आपका पूछा जाएगा कि अति जल दोहन से पश्चिम बंगाल एवं बिहार में क्या हो रहा है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? फ्लोराइड, फ्लोराइड। आपका राजस्थान एवं महाराष्ट्र में किसकी वृद्धि पाई गई है? तो फ्लोराइड। और पश्चिम बंगाल बिहार में वो आर्सेनिक। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अति जल दोहन से तो पूछा जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल में तो आर्सेनिक, और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड में वृद्धि हुई। चलिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य। जल की उपलब्धता को बनाए रखना पहला है, जल को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरा है प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना। जल संभरण प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट। जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि इत्यादि में उपयोग जल संभर प्रबंधन कहलाता है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, बिहार का कुछ हम जो होता है बहुउद्देशीय परियोजना पे चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। आपका जो बहुउद्देशीय परियोजना जो बिहार में फेमस है यही तीन है, स्वर्ण, गंडक और कोसी। चलिए आगे हम इस पर नजर रखते हैं कि प्राणियों के शरीर में 65%, प्राणी के शरीर में 65% तथा पौधों में 65 से लेकर 99% तक जल की अंश विद्यमान रहता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। अंतर्राज्यीय जल का जो विवाद है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। अब देखिए, जल संसाधन का यहाँ पर है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है? गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन। अति सिंचन से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। किसका? तो जलाक्रांतता। तो फ्रेंड्स, हम इनमें से आपका प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन पर चर्चा कर दिए। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे वन एवं वन्य प्राणी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।